नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सबका। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सफर पर निकलने वाले हैं साहित्य सागर की 10 के 10 कविताओं के अंदर। और हाँ, इनको समझेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं ये साहित्य की यात्रा। तो यहाँ एक सवाल उठता है, 10 कविताएं और हर एक का भाव एकदम अलग, मैसेज भी अलग। अब एग्जाम के लिए इन सब का सार एक साथ दिमाग में रखना थोड़ा मुश्किल तो लगता है ना? पर इसकी बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। इसका ना एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। हम इन कविताओं को एक नए एंगल से देखेंगे। मतलब हम इन्हें 4 मेन थीम्स में, 4 विषयों में बांट देंगे। इससे क्या होगा? इससे इनके बीच का जो कनेक्शन है और इनका जो गहरा मतलब है वो सब बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले विषय से, गुरु, ज्ञान और नीति। इस थीम में वो कविताएं हैं जो हमें गुरु के महत्व, प्रैक्टिकल नॉलेज और एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए जरूरी उसूलों के बारे में सिखाती हैं। और इस थीम की शुरुआत होती है कबीर दास के उस मशहूर दोहे से जो हम सब ने कभी न कभी सुना है। कबीर दास जी कहते हैं कि सोचिए, अगर गुरु और भगवान दोनों सामने खड़े हों तो पहले किसके पैर छूने चाहिए? वो कहते हैं, मैं तो पहले गुरु के पैर छूंगा। क्यों भाई? क्योंकि गुरु ही तो वो हैं जिन्होंने भगवान तक पहुंचने का रास्ता दिखाया है। मतलब गुरु का दर्जा भगवान से भी ऊपर है। साखी में कबीर की सोच का जो निचोड़ है वो यही है कि अगर भगवान को पाना है तो सबसे पहले अपने मैं को, अपने ईगो को खत्म करना होगा। वो एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि प्रेम की गली इतनी पतली है कि उसमें या तो अहंकार रह सकता है या फिर ईश्वर। दोनों एक साथ नहीं रह सकते। और हां, वो हर तरह के बाहरी दिखावे जो पूजा पाठ के नाम पर होते हैं उनका भी विरोध करते हैं। तो कबीर के आध्यात्मिक ज्ञान से आगे बढ़कर अब हम आते हैं गिरधर कबीराई की प्रैक्टिकल बातों पर। देखिए, जहां कबीर आत्मा परमात्मा की बात करते हैं, वहीं गिरधर हमें दुनिया की कड़वी सच्चाई का आईना दिखाते हैं। वो साफ साफ कहते हैं कि भाई, ये दुनिया पूरी तरह से मतलब की है। जब तक आपकी जेब में पैसा है तभी तक लोग आपके दोस्त हैं। सच कहूं तो गिरधर की कुंडलियां एक तरह से प्रैक्टिकल लाइफ की गाइड बुक हैं। वो हमें बहुत सीधी सादी लेकिन काम की बातें सिखाते हैं। जैसे कि समाज में हमेशा गुणों की पूजा होती है, पैसे की नहीं। या फिर जब पैसा बढ़ जाए तो दान करना चाहिए, और कुछ भी हो जाए अपने कैरेक्टर, अपने सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। अच्छा, तो ज्ञान और नीति की दुनिया से निकलकर अब हम चलते हैं भक्ति और विनय के इमोशनल वर्ल्ड में। ये हमारा दूसरा विषय है। यहाँ हम उन कविताओं को देखेंगे जहाँ कवि भगवान के प्रति अपनी पूरी श्रद्धा, अपनी विनम्रता दिखा रहे हैं। और यहाँ ना भक्ति के दो बिल्कुल अलग अलग अंदाज देखने को मिलते हैं। एक तरफ है सूरदास, जिनका कृष्ण के लिए है वात्सल्य भाव। मतलब एक माँ का अपने बच्चे के लिए जैसा प्यार होता है वैसा। वो कृष्ण की शरारतों और बाल लीलाओं में पूरी तरह डूब जाते हैं। और दूसरी तरफ है तुलसीदास, जिनका राम के लिए है दास्य भाव। मतलब एक सेवक की भक्ति। वो श्री राम को अपना मालिक और खुद को उनका दास मानते हैं। भक्ति के बाद अब हम अपना फोकस शिफ्ट करते हैं समाज की तरफ। समाज, उसके स्ट्रगल्स और एक बेहतर कल की उम्मीद, ये है हमारा तीसरा विषय। इस सेक्शन की कविताएं हमें समाज की असलियत और जिंदगी की फिलॉसफी के बारे में बताती हैं। स्वर्ग बना सकते हैं। ये कविता एक बहुत ही पावरफुल मैसेज देती है। इसका मेन आइडिया क्या है? ये जो धरती है ना, ये किसी एक की जागीर नहीं है, ये हम सबकी है। और इसके सारे रिसोर्सेज पर सबका बराबर का हक है। जब तक समाज में ऊंच नीच भेदभाव रहेगा तब तक शांति हो ही नहीं सकती। असली स्वर्ग तो तभी बनेगा जब हर किसी को इंसाफ और बराबर मौके मिलेंगे। इसके ठीक बाद आती है भिक्षुक कविता। ये कविता दिल को छू जाती है। ये समाज की बेरुखी का एक जीता जागता दर्दनाक चित्र है। इसमें एक भिखारी और उसके भूखे बच्चों की जो हालत दिखाई गई है वो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि एक सोसाइटी के तौर पर हम कहाँ फेल हो रहे हैं। फिर है चलना हमारा काम है। ये कविता लाइफ के लिए एक पॉजिटिव नजरिया देती है। ये हमें सिखाती है कि जिंदगी एक सफर है जो कभी रुकता नहीं। रास्ते में सक्सेस भी मिलेगी, फेलियर भी, खुशी भी आएगी, गम भी। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि हम निराश होकर रुके नहीं, बस चलते रहना है। लगातार चलते रहना ही जिंदगी का असली मतलब है। चलिए, अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और चौथे विषय पर, मातृभूमि और प्रकृति। देखते हैं कि हमारे कवि अपने देश के लिए प्यार और नेचर की खूबसूरती को कैसे शब्दों में पिरोते हैं। ये सेक्शन देशभक्ति और प्रकृति के शानदार नज़ारों से भरा हुआ है।
वह जन्मभूमि मेरी, ये कविता भारत की शान में एक गीत की तरह है। कवि यहाँ भारत की खूबसूरती का नक्शा खींचते हैं। सोचिए, उत्तर में आसमान को छूता हिमालय और दक्षिण में भारत के पैर धोता हुआ समुंदर। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो इसे राम, कृष्ण और बुद्ध की पवित्र धरती बताकर इसके स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस पर भी जोर देते हैं। मेघ आए, ये तो एक बहुत ही प्यारी कविता है। इसमें ना प्रकृति को इंसानों की तरह दिखाया गया है। बादलों को एक शहर से आए मेहमान या कह लीजिए दामाद की तरह दिखाया है, जो बहुत टाइम बाद अपने गांव लौटा है। और उसके आने की खबर से पूरे गांव में, लोगों से लेकर पेड़, नदी, हवा, सब में एक एक्साइटमेंट, एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। और फिर आखिर में आती है मातृ मंदिर की ओर। ये कविता देशभक्ति की भावना को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। ये एक जोरदार पुकार है अपने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने की। कवयित्री कहती हैं कि जब भी मेरी मातृभूमि मुझे पुकारेगी, मैं अपना सब कुछ बलिदान करने के लिए हमेशा तैयार रहूंगी। तो अब आप देख सकते हैं कि कैसे ये सारी 10 कविताएं इन 4 मेन थीम्स में फिट हो जाती हैं: गुरु और ज्ञान, भक्ति, समाज और मातृभूमि। और सच मानिए, इस तरह से इन सबको एक साथ समझना और याद रखना बहुत बहुत आसान हो जाता है। तो यहां सबसे जरूरी बात पता है क्या है? ये कविताएं सिर्फ एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए नहीं है। नहीं, ये हमें जिंदगी जीने का तरीका सिखाती हैं, एक बेहतर इंसान बनने के लिए इंस्पायर करती हैं। इनमें जो ज्ञान छिपा है ना, वो टाइमलेस है, वो हर पीढ़ी के काम आने वाला है। अब मैं एक सवाल छोड़ जाता हूं सोचने के लिए। इन सारी कविताओं में से कौन सी सीख, चाहे वो कबीर का ज्ञान हो, सूरदास की भक्ति हो या फिर देश के लिए प्यार, कौन सी सीख आज की जिंदगी में सबसे ज्यादा काम की, सबसे ज्यादा जरूरी लगती है? अगर ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को आसान तरीके से समझना है तो स्टडी स्लाइड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।